तो दोस्तों अब जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम। तो अब इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ ये जो पूरा चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसीलिए इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताते जाता हूँ। तो ये फिज़िकल जो इक्विलिब्रियम है जिसमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन का बताया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आप इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। इसका अगर आपको रिवीजन लेना है तो आप ये जो टेबल दे रखी है पूरी, इसको पढ़ लीजिए एक बार। इससे जो है आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो यहाँ पे ये जो टॉपिक दे रखा है ये देख लीजिए। ये वाला अगर आप इसको जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं वो पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए आपने फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है पढ़ लिया, ठीक है। पूरा पढ़ने से अच्छा आप यही सब पढ़ लीजिए जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ। फिर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये तो अभी डायनामिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, इसके बाद आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ से जो है मेन चीज़ शुरू होती है ये, ठीक है। ये जो है मेन है। इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं कि जनरल जो है इक्विलिब्रियम में किस तरीके से हमें इक्वेशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इस तरीके से अब आएगा हमारा मेन जो है केसी केपी, ये जो आएगा मेन। फिर है यहाँ पे इक्विलिब्रियम लो, ये भी आपको अच्छे से स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख रखा है वही जो लॉ है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वही यहाँ पे अच्छे से लिख रखा है, वही आप देख लीजिए। जो भी देख लीजिए ये पूरा चैप्टर जो है जहाँ पे भी आपको हाईलाइटेड दिखे पोर्शन, समझ लीजिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे हाईलाइटेड है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें। फिर ये केसी और केपी पे बेस ये न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम 7.1 और ये 7.2, इसको भी आप ज़रूर देख लें, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको मार्क करते जाइए आप साथ साथ, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। ये जितनी भी चीज़ें सब, और एक ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, केपी जो होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, इसके इक्वल होता है। ये यहाँ पे जो रिलेशन दे रखी है ये, ठीक है। इसका यूज़ करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रैक्टिस के लिए आप ये प्रॉब्लम 7.3 और प्रॉब्लम 7.4 जरूर करें। 7.4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको भी मार्क कर लीजिए। फिर बाकी जो इसके आगे का है सब सेम है, ठीक है, वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस थोड़ा नाम बदल रहा है। फिर ये आप पढ़ लीजिएगा एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये यहाँ पे जो दिए गए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे 3 जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसको भी ज़रूर पढ़िएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं डार्क मार्क कर रहा हूँ, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं लाइट कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये 3 चीज़ें कुछ दी हुई है, ठीक है। जब के सी बड़ा होगा क्यू सी बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे दे रखा है, वो भी आप ज़रूर ध्यान दें उस पर भी। ये स्केल आपको इससे अच्छा आइडिया लग जाएगा। और ये जो है इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब के सी बड़ा होता है तो वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होती है, जब क्यू सी बड़ा होता है तो किस डायरेक्शन में होती है। क्यू क्या है यहाँ पे, रिएक्शन कोशिएंट, और के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। फिर ये प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं ये वाली, ठीक है। और फिर ये देख लीजिए कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये स्टेप वाइज आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। इसका अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो प्रॉब्लम 7.8 कर लीजिए, ठीक है। पूरा अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए बताया गया। 7.9 भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा वो 7.8 है, ठीक है। इस पर बेस्ड है पूरा, आपको प्रोसीजर समझ आ जाएगा। फिर है रिलेशन बिटवीन के क्यू एंड गिब्स एनर्जी, ये आपको कुछ बातें यहाँ पे जो दी हुई है ये पता होना चाहिए,
यहाँ पे कुछ पॉइंट जो दे रखा है वो भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये जो पूरा ये सेक्शन है, ये पूरा पेज है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। फिर आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इसकी पूछी जा सकती है। ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, ये भी उसी पे बेस्ड है, बस इसको आप थोड़ा सा एक बार जनरल आइडिया इसका भी ले लीजिएगा। आगे के जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, इनर्ट गैस एडिशन, टेम्परेचर चेंज। ठीक है, इसका भी आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर इम्पोर्टेंट जो आता है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ये एसिड्स, बेस और सॉल्ट, इसका आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसका आप इंट्रोडक्शन पूरा ले लीजिएगा। पूरा ये चैप्टर है थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी हैं लेकिन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एरहेनिस कॉन्सेप्ट जो है, फिर ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेस और लुइस एसिड्स एंड बेस। शायद ये जो टॉपिक्स हैं डिलीट हो गए इस साल के सिलेबस से, लेकिन फिर भी आपको इनका आइडिया होना चाहिए, ताकि तभी जो है आप आगे वाले टॉपिक्स कर पाएंगे। फिर आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यहाँ दे रखा है जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये आप ज़रूर कर ले। फिर ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो कुछ एग्जांपल दिया गया है इसको आप ज़रूर पढ़ ले, ये वाला सेक्शन को। ठीक है। फिर आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आया था केस स्टडी में। ठीक है, आपको कंसंट्रेशन दी हुई होगी, मोलैरिटी दी हुई होगी, फिर आपको पीएच निकालना है। तो ये जो पूरा है पीएच स्केल का फर्स्ट और सेकंड पेज आप ज़रूर पढ़ ले। ठीक है, कलर भी आप ध्यान से देख लीजिए, और ये प्रॉब्लम ये वाली इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है के ए, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट। जितने भी कांस्टेंट दे रखे हैं, ठीक है, अभी वाटर का भी आएगा, ये सब भी आपको पता होने चाहिए। ये स्टेप्स वाइज जो दे रखे हैं इसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और ये रिलेशन जो दे रखा है इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर है प्रॉब्लम 7.818 जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आएंगे तो ये 3 मार्क्स में या फिर केस स्टडी में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके आने के चांसेस इस बार कम है, क्योंकि जो आपका सैम्पल पेपर था उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आए थे सारे, 2 घंटे का पेपर हो गया, तो इतने बड़े क्वेश्चन शायद ना आए, तो अब इसको स्किप भी कर सकते हैं चाहो तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट के बाद बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसका जो फर्स्ट पेज है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और यहाँ प्रॉब्लम्स दी हुई है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा सेक्शन है ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर है ये देख लीजिए यहाँ पे जो कुछ दे रखा है, ये इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद के जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आता है ये मेन इंपॉर्टेंट, ये और ये 2 चीज़ें जो है इसको आप याद कर लीजिएगा कि किस तरीके से जो है इनका ऑर्डर है। ठीक है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। फिर कॉमन आयन इफेक्ट, आप इसका जनरल आइडिया ले लीजिए होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और फिर ये देख लीजिए ये एग्ज़ाम्पल आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, सॉल्व करने में आपका बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन नहीं आएंगे इसका मतलब, तो आप उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जो कम टाइम में हो रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम में हो रहे हैं वो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका भी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वाली प्रॉब्लम कर लीजिएगा। फिर बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए
ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है, वो सॉल्यूशन जब वो जिनका जो पीएच है वो फिक्स रहता है लगभग, ठीक है, तो जब भी उनको डाइल्यूट करते हैं एसिड या बेस के साथ तो उनका कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, वो होते हैं बफर सॉल्यूशन। इसको डिज़ाइन ये सब यहाँ पे लिख रखा है, वो भी आप पढ़ लीजिए बस हल्का सा, ये देख लीजिए हेंडरसन हैसेलबैल्च इक्वेशन, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लास्ट सेक्शन है इसको आप ध्यान दीजिएगा इस पर, और ये जो प्रॉब्लम दे रखी है 7.28 इसको भी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो यही जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब आप कहेंगे कि सारे तो टॉपिक्स बता ही दिए, क्योंकि ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है। फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा बार आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए, तो अब आप समझ गए होंगे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।